ठीक है, तो जो बॉडी एग्जिस्ट करती थी उसका नाम क्या है, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन के बाद आई है यूएन। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन फेल हो गई थी कब, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, इसीलिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड है वो पूरा चेंज हो रहा है ड्रेस्टिकली, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है। ठीक है, कॉपरेशन चल रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, जो पहले जो वर्ल्ड था पूरा, पहले वो पावर के लिए लड़ रहा था कि भाई हमारी ज्यादा स्टेट जो है पावर के लिए लड़ रहे थे कि भाई मैं पावरफुल, तू पावरफुल। ठीक है, पावर के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे थे, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब क्या है भाई, अब ट्रेड वाला टाइम आ गया है कि भाई जो सब देश है उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है। ठीक है, और अब क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है एक तरीके से कैपिटलिज्म की तरफ ध्यान दे रहा है। तो अब क्या नीड थी रिफॉर्म लाने की, यूएन में किस टाइप के रिफॉर्म आने चाहिए, आउटडेटेड कॉम्पोजिशन। जैसे कि जब यूएन बना तो उसमें सिर्फ 5 देशों को परमानेंट मेंबरशिप दी गई, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ठीक है, इनको दी गई क्यों, क्योंकि भाई यहाँ इनका जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी उसके बेसिस पे। ठीक है, रिफ्लेक्ट द पावर डायनेमिक्स ऑफ 1945 नॉट टुडे मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है भाई, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी कि बहुत से जो स्टेट्स हैं वो इमर्ज हो रहे हैं एज अ डेवलपिंग नेशन। ठीक है, और उनकी भी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है और इकोनॉमी भी अच्छी है, जैसे इंडिया हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ब्राजील हो गया। ठीक है, जो अफ्रीकन स्टेट थे ना उनका भी ऐसा मानना था कि हम अंडर रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, यानी कि सिर्फ 5 मेंबर के हाथ में जो पावर है कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना इसको इंक्रीज किया जाए। फर्स्ट तो यही बात थी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको इंक्रीज किया जाए, जो परमानेंट मेंबरशिप है वो ओल्ड लोगों को भी दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज विटो पावर। देखो विटो पावर क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कि 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, कोई एक कंसर्न हो रहा है कि कोई भी एक इशू जो है, मान लो क्या हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो ये इशू है ना, पीओके वाला, इस पे जब डिस्कस हुआ था ना तो यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना चारों ने अपनी सहमति जता दी थी, और रशिया ने क्या किया था, विटो का यूज किया था, विटो पावर का। इंडिया का साथ देके उन्होंने विटो का यूज किया था कि भाई मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। तो वो जो डिसीजन था ना उसको वहीं पे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसलिए विटो पावर बहुत एक मतलब बड़ी पावर है कि कभी भी कोई इंटरनेशनल इशू जब किसी भी दो स्टेट के बीच में यूज मतलब जो इशू कोई भी वहां पर डिस्कस होता है यूएन में, तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ये दे दिया। ठीक है, तो वीटो पावर का मतलब ये है। अब यहाँ पे क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, अब जो ग्लोबल इमर्जिंग नेशंस है उनका मानना ये है कि जो ये जो पावर है ना इसको और लोगों को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, यानी कि और लोगों को भी ये पावर दी जाए। ठीक है, विटो पावर दी जाए, ओनली 5 मेंबर्स के हाथ में कंसंट्रेटेड ना रहे। द यूएन इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम, यानी कि यूएन को क्रिटिसाइज किया जाता है उनकी लार्ज कॉम्प्लेक्स और समटाइम इनफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी के लिए। क्यों, क्योंकि उनके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, द यूएन वॉज प्राइमली डिजाइन टू प्रिवेंट। अब देखो स्टार्टिंग में जब यूएन को बनाया गया था ना वो इसलिए बनाया गया था कि भाई जो देश है इसमें जो वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति हो रही है ना ये ना हो, प्रिवेंट करने के लिए वॉर को। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ग्लोबल इशू जो है इमर्ज होने लगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सभी स्टेट की वजह से हो रहा है, पर्टिकुलरली किसी एक नेशन की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि सब देश जो है पॉल्यूशन कर रहे हैं, सब देश में इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, पैंडमिक आना जैसे कि कोविड-19 आया तो सभी देशों में आया, किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में नहीं आया। तो ये क्या है, ग्लोबल इशू है। साइबर क्राइम, टेररिज्म, माइग्रेशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये सब क्या है, ग्लोबल इश्यूज है। ठीक है, अब यूएन को बनाया गया था वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो ग्लोबल इश्यूज हैं इन पर जो ध्यान देने की ज्यादा अटेंशन देने की नीड है। ठीक है, एक सेकेंड, अटेंशन देने की नीड है, इसलिए जो यूएन का पूरा फ्रेमवर्क है इसको और ज्यादा इवॉल्व होने की नीड है, यानी कि रिफॉर्म्स लाने की नीड है। अब डिस्क्राइब करो सेवन फीचर ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, केनेथ वॉल्स ने सिस्टमैटिक अप्रोच दी थी, कब,
1979 में अपनी बुक में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो कि फाउंडेशन रखती है न्यू रियलिज्म की और स्ट्रक्चरल रियलिज्म की। ठीक है, अगर पूछ ले कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है, एक सेकेंड, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, उसमें भी आपको सिस्टमैटिक अप्रोच ही बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन जो है कैसे भी ट्विस्ट करके आ सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम क्लासिकल रियलिज्म। देखो क्लासिकल रियलिज्म पहले पढ़ चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, बिकॉज इट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम ह्यूमन नेचर और स्टेट लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इस अप्रोच में जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट कर दिया गया था किस पर, ह्यूमन नेचर पर। ह्यूमन नेचर और स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर। स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए भाई, किस जगह पर, किस देश में डेमोक्रेसी है, कहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम है, मतलब किस टाइप की गवर्नमेंट है किस पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो इस पूरे जो ये पूरी अप्रोच है सिस्टमैटिक अप्रोच, इसमें हम सिस्टम्स देखते हैं कि जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी किस टाइप की जो है फॉर्म ऑफ सिस्टम है, यानी जो गवर्नमेंट है वो वहां पर किस टाइप की है, तो वो कैसे जो है इंटरेक्ट करी, यानी कि अगर कोई कहीं पे डेमोक्रेसी है तो वो ग्लोबल लेवल पर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अदर स्टेट से। ठीक है, अगर कहीं पर अथॉरिटेरियन रिजीम है तो वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट से, कम्युनिज्म है तो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट से। ठीक है, वॉल्ज आर्ग्यू दैट द इंटरनेशनल सिस्टम इज फंडामेंटली अनार्किक। देखो ये मैं बता चुकी हूँ कि अनार्किक क्या होता है, कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अनलाइक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वेयर हायरार्की एग्जिस्ट, गवर्नमेंट enforce law, state in the international system operate in a self help environment, the substance of a higher authority make the international system inherently competitive। देखो अब यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की इंटरनल पॉलिटिक्स देखोगे, यानी कि अगर इंडिया है तो इंडिया की जो भी डिसीजन है, इंटरनल डिसीजन, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी वो ही इन्फोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी से कहने का इनका मतलब ये है कि स्टेट, जब हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं तो वो अपने स्टेट को खुद कंट्रोल कर रही है, पर जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, कंपटीशन, यानी कि सब देश चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को क्या करें, इन्फ्लुएंस करें अपने मोटिव के लिए। ठीक है, अपने सेल्फ गोल के लिए, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन जैसी स्थिति होती है। वॉल्स क्रिएट स्टेट एज द प्राइमरी यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। स्टेट्स क्या प्राइमरी यूनिट्स हैं, एंड importantly he assumed they are functionally undifferentiated or like units. This means that regardless of their internal political system, चाहे वहां पे डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, सारे स्टेट क्या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सेम बेसिक टास्क, यानी मेंटेनिंग ऑर्डर, प्रोवाइडिंग वेलफेयर, कनेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, यानी कि चाहे स्टेट में किसी भी टाइप का सिस्टम हो, सब स्टेट किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ काम कर रहे हैं, या ये हम ये कह सकते हैं, यानी जो भी किसी पर्टिकुलर स्टेट का गोल है, मोटिव है इंटरनेशनल सिस्टम में, उस चीज को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड्स कोर आर्ग्यूमेंट इज दैट कि जो एनार्किक स्ट्रक्चर है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैपेबिलिटीज का इम्पोज पावरफुल कॉन्स्ट्रेंट ऑन द स्टेट बिहेवियर। स्टेट आर सोशलाइज्ड बाय द सिस्टम टू अचीव इन सर्टेन वे, बैलेंसिंग अगेंस्ट राइजिंग पावर, सीक टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर डोमेस्टिक प्रेफरेंस और द इंटेंशंस ऑफ इंडिविजुअल लीडर्स। यानी कि वॉल्स ने ये बोला कि जो एनार्किक स्ट्रक्चर है ना पूरे वर्ल्ड का, यानी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये क्या करता है, एक पावरफुल कॉन्स्ट्रेंट जो है इम्पोज कर देता है पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में। कैसे, कि जो स्टेट्स है वो किस चीज के लिए काम करते हैं, जो राइजिंग पावर है अदर स्टेट की उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए, यानी कि कोई अदर स्टेट अगर पावरफुल बन रहा है तो भाई अपने नेशनल इंटरेस्ट को करने के लिए, कि भाई वो हम पे जो है वॉर जैसी स्थिति जो हो ना हो। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्बैक्ट करने के लिए। ये थ्योरी सिस्टमैटिक है बिकॉज इट एक्सप्लेन इंटरनेशनल आउटकम बाय फोकसिंग ऑन देयर एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम द सिस्टम स्ट्रक्चर रेदर देन रिडक्शनिस्ट अप्रोच, एंड दे ट्राई टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल पॉलिसी बाय लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल स्टेट लीडर। अब इस अप्रोच को सिस्टमैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खाली इंटरनेशनल सिस्टम पर एम्फेसिस नहीं देती है कि भाई कहीं पर डेमोक्रेसी है या किस टाइप की गवर्नमेंट है, ये एक्सटर्नल बिहेवियर भी देखती है, यानी कि कैसे वो पर्टिकुलर स्टेट है पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में
बिहेव कर रहा है, ठीक है, कैसे वो इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, कैसे वो अपनी गोल्स जो है उसकी फंड पॉलिसी, कैसे वो अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।